अब देखते हैं इसका थ्योरी एंड वर्किंग, इसका बनावट के साथ साथ इसकी कार्यविधि। ठीक है, इसकी बनावट के साथ इसका कार्यविधि और इसका कंस्ट्रक्शन के साथ इसका जो थ्योरी है वो कैसे लिखना है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यदि किसी टाइम पर इसमें m द्रव्यमान और q आवेश, इसके बारे में कंस्ट्रक्शन तो देख लिए कि हम लोगों का दो डिश होती है, दोनों डिशों को एक दूसरे के सापेक्ष पलट कर थोड़ा सा गैप करते हुए इस प्रकार जमाया जाता है कि उन दोनों में एक दौलित्र के सहारे उस पर क्या किया जाए, तो एक कंप्रेशन किया जाए और उनके बीच में क्या होते हैं, एक धन आवेश उपस्थित होते हैं जिस पर उच्च आवृत्ति की या उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की बमबारी करने पर वहां पर आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश त्वरित होते हैं, जिसके वजह से वहां पर धन आयन उत्पन्न होकर उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। लेकिन उसके लंबवत NS धन चुंबक होने के वजह से उसकी जो गति होती है वो सीधा न रहकर वृत्तीय मार्ग में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है और यह वृत्तीय पथ का अनुसरण करने लगता है। और उसी में यदि किसी क्षण इसमें m द्रव्यमान और q आवेश लें, ठीक है, q आवेश उत्पन्न होती है, तब उस कंडीशन पर ये जो डीज जो फर्स्ट डीज है वो क्या होते हैं, ऋणात्मक विभव पर होते हैं। कौन सा विभव पर आ जाते हैं, ऋणात्मक विभव पर, और D2 कौन से आवेश पर आ जाते हैं, धनात्मक विभव पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर m द्रव्यमान और q आवेश, इसमें यहाँ पर जो है क्या करते हैं, m द्रव्यमान और q आवेश उत्पन्न होता है, उस वजह से यहाँ ये जो D1 है वहां पर ऋणात्मक विभव पर आ जाता है, डिश फर्स्ट को, और डिश सेकंड क्या हो जाती है, धनात्मक विभव पर आ जाते हैं। ऐसा उसका स्थिति होता है। एक्सपेरिमेंट करने पर पता चलता है कि जैसे ही हम m द्रव्यमान और q आवेश यहाँ लगाते हैं तो फर्स्ट डिश जो है ऋणात्मक विभव पर और सेकंड डिश जो है धनात्मक विभव पर आ जाते हैं, अर्थात ये ऋण आवेश और वो धन आवेश पर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये तो आ रहा है तो यहाँ ये इधर है, अभी जो है अभी यहाँ है, तो ये जो है क्या हो गए, ऋणात्मक विभव पर आ गया, फिर ये क्या हो गया, ये धनात्मक विभव पर आ गया। फिर जैसे ही क्या होते हैं, ये जो धन आयन होते हैं, ये जो धन आयन होते हैं वो यहाँ से कहाँ प्रवेश करते हैं, D1 के अंदर त्वरित होकर यहाँ इसके अंदर प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं, D1 के अंदर प्रवेश करते हैं। तब उस पर, इस D1 पर कोई भी विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कभी भी देखें तो किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, शून्य होती है। तो वहाँ ये जो है मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से सिर्फ वहाँ क्या कार्य करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही निकलता है तो D1 जो है, जो ऋणात्मक विभव पर था, और D2 जो धनात्मक विभव पर था, वो क्या हो जाते हैं, तो कंटिन्यू यहाँ से जो ऋणात्मक विभव होते हैं वो चल देते हैं, और उसके अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर क्या होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कार्य करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करते हैं। फिर ये क्या होते हैं, पुनः इससे त्वरित होकर इससे बाहर निकलते हैं और पुनः इसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो D1 है वो ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव पर कार्य करने लगते हैं, और D2 क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक विभव पर आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ से त्वरित होकर यहाँ तक गया तो ये D1 जो है धनात्मक विभव पर, ये D2 जो है ऋणात्मक विभव पर आया। लेकिन जैसे ही ये जो आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसके अंदर प्रवेश करते हैं। किसके अंदर, तो सेकंड डिश के अंदर। तो सेकंड डिश जो होती है वो क्या होते हैं, पुनः उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कार्य करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या होते हैं, वृत्ताकार पथ का अनुसरण करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र तो 0 हो जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उसकी धारा की दिशा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। फिर जैसे ही इसके अंदर जाते हैं तो ये पुनः क्या हो जाते हैं, अनावेशित हो जाते हैं, और ये जो है धनात्मक विभव पर कन्वर्ट हो जाते हैं। पुनः ये निकलता है तो ये पुनः जो अनावेशित हो जाते हैं, फिर ये धनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस
प्रकार से ये प्रोसेस चलते रहता है और इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अल्फा का न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉनों को क्या करते रहते हैं, त्वरित करते रहते हैं उसमें उपस्थित कणों को। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं तो यहाँ जो कार्य हो रहा है ये इस प्रकार से त्वरित होने का वर्क किया जा रहा है, तो उस वर्क पर एक फोर्स कार्य करता है। कभी भी किसी भी बंद वक्र के लंबवत यदि उस तल के बाहर की ओर कोई भी बल कार्य करे तो वहां पर एक फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स का नाम कहते हैं लॉरेंज बल। तो उस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस फोर्स को लॉरेंज ने दिया था। उसके हिसाब से जैसे बायो-सेवर्ट के नियम को बायो-सेवर्ट का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि उस नियम को बायो और सेवर्ट ने अपने ही चुंबकीय फील्ड के हिसाब से अपने मत पर रखा। उसी प्रकार जो है लॉरेंज ने एक नियम दिया जिस पर किसी भी तल के अभिलंबवत बाहर की ओर जितने भी क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कार्य करते हैं, उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जो कि निम्न है। जैसे बायो और सेवर्ट ने जो नियम दिया था उसमें कोई कांस्टेंट रहता था, साथ ही साथ उसमें जो वैल्यू आते थे, क्या आते थे, वैल्यू आते थे, वहां पर क्यू भी बी साइन थीटा लॉरेंज के द्वारा आता है। जैसे हम लोग बायो और सेवर्ट के नियम में देखें तो आई था, डी एल था, साइन थीटा था बटा आर स्क्वायर था। उसी प्रकार यहाँ ये उसके चालक पर निर्भर करते हैं, चालक के आवेश पर, उस पर लगने वाले जो हैं चाल अर्थात दूरी अर्थात वेलोसिटी पर, वेग पर और मैग्नेटिक फील्ड पर और उसके जिया के मतलब उसमें जो एंगल बनती है उसके लंबवत जो जिया बनती है उसके, ये सब क्या होते हैं, सबके अनुदिश होते हैं। और इस नियम को हम लॉरेंज का नियम कहते हैं, जिसको आप लोग देख सकते हो। 3 नंबर के लिए भी एमपी है, इसके साथ साथ एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, 2 टॉपिक इसमें पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। अब देखते हैं तो इसमें जो लॉरेंज फोर्स कार्य कर रहा है वो F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा है। अब ये यहाँ पर क्यों वर्क कर रहा है, इसको हम लोग जब लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो F लॉरेंज बोलता है कि इसमें जो किसी भी तल के अभिलंबवत बाहर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स कार्य करती है F, उसका मान क्यू भी बी साइन थीटा होता है। जहाँ ये जो थीटा का एंगल है यहाँ ये क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, रोटेट होने की वजह से क्या हो रहे हैं, अभिलंबवत क्रिया कर रहे हैं, अर्थात वहाँ थीटा का मान क्या हो रहा है, 90 डिग्री रोटेट हो रहा है हर पक्ष में। इधर से ये निकल रहा है, फिर इधर जा रहा है तो 90 डिग्री, फिर इधर मुड़ रहा है, फिर 90 डिग्री, फिर इधर मुड़ रहा है, फिर 90 डिग्री। तो अभिलंबवत कार्य करने की वजह से यहाँ एंगल क्या मिलती है, तो 90 डिग्री मिल जाती है। अब यहाँ साइन 90 में रिजल्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। तब इस कंडीशन पर इस जो है साइक्लोट्रॉन वाले युक्ति में जो हम लोगों का लॉरेंज फोर्स है वो क्या मिलता है, F बराबर क्यू भी बी मिलता है। साइन 90 मिल दैट 1, साइन 90 मिल दैट 1, तो ये 1 हो गया, बाकी बच गया क्या, F इक्वल्स टू क्यू भी बी, इसको दे दिए हमने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो लॉरेंज फोर्स से निकला। लेकिन नॉर्मल फोर्स जो होती है वृत्तीय मार्ग के लिए, जो नॉर्मल फोर्स होती है वो उसके अंदर की ओर कार्य कर रही है, तो उसके अभिलंबवत कार्य करने वाली जो अभिकेंद्र बल, अंदर की ओर बल जो लग रहा है, उस अभिकेंद्र बल का हम जानते हैं कि mv² बटा r होता है, जो कि 11वीं क्लास का मोस्ट एमपी टॉपिक रहा है। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, mv² बटा r होता है। और यहाँ पर इस अभिकेंद्र बल को कभी भी वृत्तीय मार्ग में कोई भी पथ का अनुसरण करते हैं, वहां पर जो फोर्स लगता है वो अभिकेंद्र अंदर की ओर लगती है, तो इसी के लिए यहाँ अभिकेंद्र बल कार्य किया, जिसका मान क्या है, mv² बटा r है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने मान लिया सेकंड इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशनों को हम लोगों को देखो, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, दोनों क्या है, बल ही है। तो जब लेफ्ट में बल लग रहा है तो राइट भी इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ F है और यहाँ भी F है,
तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर इतना बराबर इतना मिल जाता है, क्योंकि दोनों क्या है, फोर्स का वैल्यू लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ क्यू भी बी बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर मिला, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से इस रेडियस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि क्या ये जो है किसी भी डिश के लिए जो है उसके त्रिज्या पर निर्भर करती है कि नहीं। यदि निर्भर करती है तो वहां पर त्रिज्या कहीं ना कहीं हमें मिलेगी, और यदि नहीं करती है तो वहां से कहीं ना कहीं जो मिला हुआ त्रिज्या है वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा या कहीं फुट होकर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस को इधर कन्वर्ट कर देते हैं और ये बाकी आ जाता है, ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर ट्रांसफर हुआ, तो आर बराबर आ जाता है। ये तो न्यूमेरेटर में जो भी है उसको छोड़ दिए, मतलब एम वी स्क्वायर है उसको छोड़ दिए, लेकिन यहाँ से जो क्यू वी बी है वो क्या हो गया, इधर जो है यहाँ इस साइड है वो यहाँ आकर भाग बन गया, ये जो है इधर आकर गुणा बन गया। ये तो नियम है, जान रहे हो, है। तो आर बराबर मिल जाता है एम वी स्क्वायर बटा क्यू वी बी, ये हम लोगों ने मान लिया थर्ड इक्वेशन। क्लियर इतना। अब देखो जब भी कोई पथ जो है वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं, कौन से मार्ग में गति करते हैं, वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं, मतलब वृत्तीय पथ का अनुसरण करते हैं, तो वो उसके चाल मतलब उसकी गति अर्थात उसकी दूरी जो उसकी मोशन होती है, ठीक है, तो उस पर वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, निर्भर करती है। तो इसीलिए हम देखेंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। किसी भी वृत्तीय मार्ग के पथ का अनुसरण करेगा तो उसकी जो गति होगी उस पर निर्भर करेगी, और गति या चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय होता है, 11वीं के फार्मूला में आप लोगों को याद करवाए हैं, है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जो लगा समय है उसको यहाँ निकालने के लिए इस चाल को हम क्या कर देते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो समय बराबर आ जाता है दूरी बटा 4। क्या मिल जाता है, दूरी बटा 4। अब देखो दूरी जो है ये पूरा 180 ले रहा है ना, तो पाई हो गया, और वहां पर आर त्रिज्या वो हर बार रेडियस दे रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ इसकी रेडियस हो गई, फिर यहाँ से यहाँ इसकी रेडियस, फिर यहाँ से यहाँ इसकी रेडियस, है ना। तो ये क्या हो रही है, वृत्तीय पथ का अनुसरण कर रही है, मतलब पाई का वो पूरा अनुसरण कर रही है, 180 में राउंड हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, 180 360 है ना, तो 360 तो नहीं लिख सकते, इसीलिए 180 का राउंड करा रहे हैं। तो पाई आर किसी भी वृत्तीय पथ के लिए दूरी को क्या से नोट करते हैं, पाई आर से, और वहां चाल क्या दे रही है, कौन सा वेलोसिटी, v वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ पर आ गया t बराबर पाई आर बटा v। अब देखो ये जो है r, यहाँ हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन में r का वैल्यू निकाला हुआ है, इस r के वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लाकर रख देंगे। क्लियर। तो उस कंडीशन में पाई हो जाएगा, r की जगह रख देंगे क्या, एम वी स्क्वायर बटा क्यू वी बी, क्या रखेंगे, तो पाई तो पहले से इट इज है, r की जगह हम लोगों ने उसका सभी वैल्यू को रख दिया, और ये जो है बाई करके क्यू वी बी है उसको भी रख दिए, लेकिन पहले से क्या है, यहाँ पर v है, पहले से क्या है, v है, v और v गुणा हुआ तो v स्क्वायर हो गया, ये इससे क्या हो गए, कट गए, तो हम लोगों को मिल गया क्या, तो t बराबर मिल गया पाई m बाई करके क्यू वी, क्यू वी सॉरी v नहीं मिलेगा, क्यू वी, क्या मिला, क्यू वी। तो अतः हम लोगों को यह क्लियर होता है कि यहाँ पर किसी भी डिश पर यदि हम लोग किसी भी साइक्लोट्रॉन के डिश पर क्या करते हैं, वृत्तीय पथ का अनुसरण कराते हैं, तो वहां जो लगा समय है वो उसके रेडियस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। कहीं पर त्रिज्या आर मिल रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं। तो अतः हम कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन के नियम में हम किसी भी डिश को यदि वृत्तीय मार्ग के पथ का अनुसरण कराएं तो वहां लगा समय उसके त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर इतना। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसका अनुनादी कंडीशन या इसका और अगला जो कंडीशन आता है उसको कल चर्चा करेंगे, काहे कि वो एक क्लास के लिए पर्याप्त रहेगा। क्लियर इतना। और इसको चर्चा करना जरूरी है, काहे कि ये 5 नंबर का टॉपिक है
और इसको जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक आप लोग पूरा 5 में 5 हर कंडीशन को नहीं दे पाओगे। तो हम लोगों ने आज देखा 3 कंडीशन, एक तो देखा उसका डेफिनेशन, दूसरा देखा कंस्ट्रक्शन और तीसरा देखा हम लोगों ने उसका वर्किंग। अब कल देखेंगे उसका निनादी कंडीशन और आगे का जो भी बचा है उसको।